देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो आपका चैप्टर चल रहा है ये उसका पार्ट थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है आपको। जब कोई संख्या x है जिसको आपको 19, 28 या 55 और 91 इसमें प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं वो आपके पास समानुपात में हो जाती हैं। तो x की वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे? देखिए एक तो बेसिक अप्रोच आपके पास है उसको मैं बता देता हूँ कैसे सोचोगे इसको। आप ऐसे कर सकते हो 19 में से x माइनस किया और बटे में आपके पास हो जाएगा 28 माइनस एक्स और इधर हो जाएगा 55 माइनस एक्स और 91 माइनस एक्स। ये बोला है आपको कि ये दोनों संख्याएं अनुपात में है, वही आपके पास ये वाली संख्या है अनुपात में है तो समानुपात में हो जा रही है। तो ये रिलेशन आपके पास बन रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल लोगे क्योंकि ए की वैल्यू आपके पास अननोन है तो इजीली आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इस वाले तरीके में आपके पास थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जा रही है। तो क्या दूसरा तरीका हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं जो आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा उसमें कंपैरेटिवली। तो उस तरीके में क्या करेंगे, सीधा क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो वैल्यूज़ को देखो। आपको होगी ये कितना है, आपको 19/28 है। बाकी दो वैल्यूज़ क्या है, आपको 55 और 91, इनको भी लिख लो आप। आपने कहा लिख लिया। अब क्या करना है इसके बाद में सेकेंड स्टेप में इन दोनों का डिफरेंस बताइए आप मुझे कि ये कितना आ रहा है। आपने माइनस किया 5 में से 15 में से 9 गया, आपको कुछ 6 बचेगा। यहाँ हो जाएगा 2 तो यहाँ आपके पास 3 बचेगा। इसको माइनस किया 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा और 9 में से आपके पास कितना जाएगा 3 तो 6 बचेगा। आपने माइनस कर दिया। अब ये कितने से कट रहा है, उसको काट रहा है तो काट लो, ठीक है। बाकी यहाँ पे अभी सेकेंड स्टेप है क्या उसको समझिए पहले। तो इसमें करना क्या है बेसिकली, इससे जो कट रहा है उसको काट लो पहले आप। ये तो आपको ये 3 से कट रहा है तो आपने काटा 21 बार, ये 3 से कट रहा है 12 3 36। तो इसके बाद में 3 से और कट रहा है, ये देखो 3 से 4 बार कट रहा है, 3 से 7 बार। तो ओवरऑल यहाँ से आपके पास जो बन रहा है वो 4/7 बन रहा है। आपको इतना काम कर लिया, इतनी बात आपको समझ में आ गई ये कैसे कैसे किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पे डिफरेंस बताइए दोनों के बीच का। आपको यहाँ के डिफरेंस है 3 और यहाँ पे डिफरेंस बताइए मुझे। आपको यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपके पास 9 का। अब इन दोनों डिफरेंस को बराबर करना होता है आपको। अगर इधर भी 9 बन रहा है तो इधर भी 9 बनाना रहता है। अगर ये 9 बनाना है तो क्या करोगे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब आपके पास सवाल सॉल्व हो चुका है। देखिए कैसे, 19 से ये संख्या हो गई है 12 तो कितने की कमी आ गई, आपको कि 7 की कमी आ गई है। ऐसे ही 28 से हो गई संख्या 21, यहाँ पे भी 7 की कमी हो गई। तो कैसे भी देख सकते हो, ऊपर से देख सकते हो न्यूमरेटर से या फिर डिनोमिनेटर से, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आई है 12, कम आ रही है। तो क्योंकि जो सवाल में बोला था वो यही बोला था कि क्या वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाए, तो वो जो वैल्यू है वो x है, वो कितना आ जाएगा आप बताइए मुझे। वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। अगर यहाँ पे वैल्यूज कुछ इस तरीके से होती जैसे कि ये 19 और बटे 21 में एक वैल्यूज़ ले रहा हूँ सिंपल, तो ये जो वैल्यू हो जाती है आपके पास मान लो 23 और ये आपके पास हो जाती है यहाँ पे 25, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सवाल में फिर क्या पूछता है आपसे पता है कि प्रत्येक में क्या संख्या जोड़ी जाए जिससे ये संख्याएं समानुपात में हो जाए, तो वो x की वैल्यू पूछता है। तो अगर यहाँ पे ये सिंपल करना क्या है कि यहाँ पे ये वैल्यूज जो बढ़ रही हैं तो वो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास वो वाली संख्या आ जाएगी जोड़ने वाली है। अगर वैल्यूज यहाँ पे घट रही हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 17 और आपके पास क्या आ जाए 19 आ जाए, तो आप कहोगे यहाँ पे भी 2 घट गया, यहाँ पे भी 2 घट गया। तो सीधा सीधा बात समझने की क्या है कि अगर वैल्यूज़ कम हो रही है तो वो संख्या आपको आंसर वही आएगा आपके पास जो एक्चुअल में सवाल में जो चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे वैल्यू यही पूछा था कि आपसे क्या घटाया जा रहा है उसमें से कि ये संख्या समानुपात में हो जा रही है। तो आपके पास वैल्यू जो निकल के आई वो 7 आ गई। आपको थोड़ा थोड़ा तरीका समझ में आया होगा। बाकी और 2-3 क्वेश्चन और करेंगे और चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दिया हुआ है आपको कि संख्याएं दे रखी हैं आपको जिनमें से 24, 40, 33, 57 प्रत्येक में से x है वो सब्ट्रैक्टेड किया जाता है तो संख्याएं हैं जो प्रोपोर्शन में आ जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये रेशियो फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए x यूज़ हुआ है तो x आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आगे वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लोगे आप। तो सबसे पहले देखिए हिंदी मीडियम में थोड़ा सा करेक्ट कीजिए, ये वैल्यूज़ गलत लिखी हुई है यहाँ पे। ये 24 हो जाएगा, इसको करेक्ट कीजिए, और ये 33 हो जाएगा। ये दो वैल्यूज़ यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए। तो वैल्यूज़ क्या है आपके पास, आप होगे 24 डिवाइड बाई 40 और इधर क्या मामला है आपको होगे 33 डिवाइड बाई 57।
आप कहोगे अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इनका डिफरेंस देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ बढ़ रही है। आप कहोगे यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है सीधा सीधा 24 से ये हो गया, ये 9 बढ़ गया है। और यहाँ से आप बताइए मुझे, आप कहोगे यहाँ पे वैल्यू है 7 और आपके पास 1, ये 17 हो रहा है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ देखिए ये क्या मामला है। आप कहोगे इन दोनों का डिफरेंस है 16 और यहाँ पे डिफरेंस आपके पास कितना है 9 और 8 का डिफरेंस है। तो बराबर करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो आपने किया तो ये कितना हो गया, आपको 18 हो गया। इसको किया आपने किया, ये 34 हो गया। तो सीधा सीधा बताइए आप मुझे, ये कितने की कमी आ गई यहाँ पे। आप कहोगे यहाँ पे तो सीधा सीधा कमी आ गई है, वो 18 बन गया है, ये 6 की कमी आ गई है। चाहे यहाँ से देख लो, यहाँ से भी 6 की कमी आ गई है। तो वो जो x था आपके पास वो क्या आ गया है, बेसिकली आपके पास 6 आ गया है। तो बात समझ में आई। सबसे पहले क्या करना रहता है इसमें, सबसे पहले ये संख्या इस रेशो में लिखनी रहती है, इधर ऐसे लिख लिया आपने। फिर इनका डिफरेंस ऊपर नीचे देखा और यहाँ से ये रेशो बना लिया। ये रेशो जैसे ही बना, अब इसका डिफरेंस देखा यहाँ पे क्या मामला बन रहा है, इधर इसका डिफरेंस देखा क्या मामला बन रहा है। दोनों वैल्यूज़ देखी, दोनों को बराबर किया और फिर आपने यहाँ से ये 6 बढ़ा, ये 6 बढ़ा, तो एक्स की वैल्यू सीधा निकल के आ गई। ठीक है, आप कहोगे इसमें तो इतना सब कुछ चल रहा है, ये हमें कैसा याद रहेगा। देखिए 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए तो ये बार बार ये मेथड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर इसमें आपको जो अभी लग रहा है ना कि टाइम आपको लग रहा है इसमें ऐसा सोचने में, फिर आपके पास बहुत जल्दी वाला ही मेथड है, इससे बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाता है, एक्स की वैल्यू बहुत जल्दी निकल जाती है। तो कंपेरेटिवली दूसरा जो मेथड था आपका, तो इसको थोड़ा सा आप अगर समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है तो एक बार दोबारा देखिए इसको, और इसी मेथड से ही आपको इसको ट्राई करना है, इस क्वेश्चन को अगर आपके पास फर्दर आता है एग्जाम में और बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये सवाल, तो इसलिए ये वाला मेथड इसमें बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। एक्स की वैल्यू 6 निकल के आई है तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे आप 6 पंचो 30 और 30 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास 42, 42। इसमें वैल्यू रखिए 6 चौके 24 और आपके पास 15, 39। कितने से कट रहा है ये, 3 से कट रहा है, 14 × 42 और ये 13 बार कट रहा है, 14:13। बात समझ में आने लग गई होगी अभी आपको किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चल रही है। आपके दिमाग में एक चीज़ आई क्या कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था ये 20 डिवाइड बाई 40 और एक दूसरी चीज़ लिखी थी मैंने 30 डिवाइड बाई 57। आप कहोगे यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं आप तो इसी पे ऑपरेशन कर रहे हो, हमने कभी कभी मान लो इस पे ऑपरेशन कर दिया तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे कर लो चाहे इस पे कर लो, आंसर दोनों से आएगा। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि अभी आपने यहाँ पे डिफरेंस बताया था मुझे, सॉरी ये वैल्यूज़ ये नहीं थी, इनको थोड़ा करेक्ट करना है, ऊपर वाली वैल्यू लेता हूँ 24 डिवाइड बाई 40 और ये 33 डिवाइड बाई 57। आप कहोगे आप तो इस पर ही ऑपरेशन कर रहे थे, आप इस पर करके बताइए, तो इस पर कर लो कोई दिक्कत नहीं है, तरीका हमेशा सेम रहेगा। आपने माइनस किया, आप कहोगे 9 बन रहा है, आपने माइनस किया यहाँ पे, आप कहोगे यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो 17 का आ रहा है। इस बार आप यहाँ पे नहीं लगा रहे, ठीक है, आप इस पे लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ। दोनों का डिफरेंस बताओ आप मुझे, आप कहोगे यहाँ पे डिफरेंस लिया मैंने, ये 4 बन रहा है और इसमें से ये आपके पास 2 बन रहा है, ठीक है, ये 24 है। इन दोनों का डिफरेंस आप कहोगे 8, तो दोनों को 24 बनाना पड़ेगा, तो इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई किया ये 27 हो गया, ये आपके पास 17 थी 51 हो गया। देखो कितने कमी आ गई, आप कहोगे 6 की कमी, इधर क्या, इधर भी 6 की कमी। याद करो पहले भी 6 आया था एक्स की वैल्यू, यहाँ पे भी 6 वैल्यू आई है, तो एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है आपके पास, अभी भी आपके पास 6 ही निकल के आ रही है। चाहे दूसरे वाले तरीके से करो चाहे इससे करो, हमेशा ही 6 निकल के आएगी। ठीक है, क्लियर हुई बातें, आगे बढ़ें। इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना मेथड में। ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले इसको आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है, फिर इसके बाद में इसको क्वेश्चन को भी मैं करा दे रहा हूँ आपको बाकी, लेकिन आप वीडियो देख रहे हो, क्लास देख रहे हो, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपने देख लिए उनको समझ में आ गया है, फिर भी थोड़ी बहुत कमी रहती है, तो इस बार में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वाले सवाल को और देख लीजिए आप। तो क्या मामला है, आपको ये वैल्यूज़ दे रखी हैं 24, 33, 20 एंड 26। आप होगी ठीक है, प्रत्येक में से x माइनस करना है, x घटाया जाता है। ये बात तो क्लियर हो गई ना, यहाँ पे x घटाया जा रहा है या फिर x जोड़ा जाए, आपको अपने आप पता लग जाएगा। x की वैल्यू वही निकल के आती है जो एक्चुअल में ऑपरेशन हो रही है उस पर, तो इसके लिए वरी नहीं होना है कि क्या मामला चल रहा है, x की वैल्यू वही आएगी आपके पास। आपने वैल्यूज़ लिखी यहाँ पे, ये 24 लिखा एंड 33 और ये आपके पास 20 एंड 26। आप कहोगे यहाँ पे डिफरेंस देखा आपने 4, यहाँ पे डिफरेंस देखा आपने, ये जो वैल्यू है आपके पास 7, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे डिफरेंस देखा आपने ये 3 एंड यहाँ पे जो डिफरेंस वो आपके पास 9 का है, दोनों को 9 बनाओगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 दिया 12 और ये 7 दिया 21।
कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ से देखो ये 12 का कमी आई है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 12 की कमी आई है, तो x की वैल्यू सीधा निकल के आ गई आपके पास 12। x की वैल्यू जैसे ही 12 आई आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आपको 12 दूना 24 एक 25 25, और ये आपके पास 12 पंजो 60 माइनस 11 49, ये दो वैल्यू आ गई है। इनका आपको निकालना मध्य अनुपाती, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल। आपने सीखा था पहले दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अंडर रूट में दोनों का मल्टीप्लाई, 25 मल्टीप्लाई 49, याद करो पहली क्लास। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 5 × 7, 5 7 35, 35 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, अभी बिल्कुल समझ में आ गया आपको ये मेथड। बिल्कुल आगे बढ़े इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बोला है आपको कि दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका रेशियो आपको दे रखा है 5:8 का, और ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, तो अनुपात ये बन गया आपके पास। ए और बी में आपको अंतर निकालना है। याद करो ये जो इससे जस्ट पहले वाली क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि सेम नंबर को आपके पास जोड़ा जाए तो आप डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकते हो, बाकी और भी तरीके हैं इसको, बेसिक वाली अप्रोच, अगर अलग अलग नंबर जोड़ा जाए तो आप अलग अलग वाली अप्रोच जो दूसरी वाली है बेसिक वाली उससे कर सकते हो। यहाँ पे सेम नंबर जोड़ा जा रहा है, मैं दोनों ही अप्रोच आपको करके बता दे रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप कहोगे पहला जो रेशियो है ये 5:8 का है, बाद में जो रेशियो है इसमें जोड़ने के बाद में 2:3 का हो गया। देखिए बढ़ना चाहिए था, अभी कम हो गया, तो आप कहोगे ये रेशियो ऐसे हुआ है, तो क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे 3, इन दोनों का डिफरेंस 1, तो बराबर करोगे डिफरेंस को, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो जाएगा, ये आपके पास 9 हो जाएगा। अभी चीज़ें सही है, देखो इसमें भी बराबर का इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें भी बराबर का इंक्रीमेंट हुआ है। आप कहोगे 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने का हुआ है, आप कहोगे 1 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही आपको यहाँ पे 5 दे रखी है। अगर ये 1 यूनिट की वैल्यू 5 दे रखी है तो आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे स्टार्टिंग का पूछा है ए और बी में, तो यहाँ पे बताइए आप मुझे, आप कहोगे ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 40, दोनों का डिफरेंस बताना है तो आंसर क्या हो जाएगा 15। क्लियर, तो ये 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड भी समझ लो। आप क्या करो कि जो वैल्यू दे रखी है इसको 5x और 8x मान ली, एक्चुअल में आपने मान लिया कि ये संख्याएं थी, इसमें से क्या हुआ है कि प्रत्येक में 5 जोड़ा, तो इसमें भी 5 जोड़ा, इसमें भी 5 जोड़ा, अनुपात अभी क्या बन गया आपके पास 2:3 बन गया। अब देखिए ये वाला जो मेथड है सेकंड वाला, ये वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कारगर रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, जहाँ पे वैल्यूज अलग अलग जोड़ी जाएँ, जैसे ऊपर मैंने 6 जोड़ा मान लो, नीचे मैंने 7 जोड़ा, तो यहाँ पे ये अच्छा काम करता है। ठीक है, तो इसमें तो आपको यही वाला मेथड लगाना है, बाकी दूसरे वाले तरीके में जहाँ पे सेम संख्या जोड़ी जाए तो वहाँ पे आप बेसिक वाला जो इससे पहले भी डिस्कस किया था वो लगा सकते हो। क्लियर, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, आपको हो गई, हाँ बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपने किया ये 15x + 15 और इधर मल्टीप्लाई किया, आपको हो गए 16x + 10, x की वैल्यू यहाँ से सीधा सीधा निकल के आ रही है, वो आपके पास 5 आ गई। जैसे ही 5 आई आपको निकालना है डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या निकाल देगा 3x का, 3x क्या हो जाएगा 15, तो ये आपके पास 15 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसके बाद में कि दो संख्याएं जो अनुपात में है 7:4 के, प्रत्येक में 12 जोड़ा जाता है, तो अनुपात ये हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, ऐसे बहुत टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ये क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे आप। तो इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला जो है ना क्वेश्चन नंबर 5, इसको दोनों तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि सेम संख्या ही जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, पहली संख्या में 5 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है। आ गया ना वही इंटरेस्टिंग सवाल, तो अनुपात 5:12 हो जाता है, तो जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात क्या हो जाएगा, सीजीएल में पूछा गया, अच्छा सवाल है, कैसे करोगे। देखिए चीज़ें है ना, आप धीरे धीरे जो बेसिक चीज़ें सीखते जाते हो, फिर उसके बाद में सवाल चाहे कितना भी टफ बने, लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, सवाल में कैसा भी कुछ भी घुमा के पूछ ले, आप कभी नहीं अटकोगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो पहली क्लासेज जो हुई हैं, पहली क्लास दूसरी क्लास, उसमें आपके कंसेप्ट डेवलप किए थे, वो सब कुछ क्लियर हैं आपके। अभी ये ऐसे सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, कैसा भी सवाल है, इससे भी और ज़्यादा टफ बन जाए सवाल, कैसे भी घुमा दे तो भी आप नहीं अटकोगे उन पर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस होती है चीज़ों को समझने की। तो आप क्या करोगे, अब मैंने बताया था कि जब चीज़ें अलग अलग जोड़ी जाएँ
ठीक है, कुछ में जोड़ा जाए घटाया जाए, नंबर्स अलग अलग हो, तो सिंपल सा बेसिक अप्रोच लगाओगे आप, आपको होगे कि ये संख्याएं हो जाएंगी 2x और 3x, आपने बोला बिल्कुल। अब इसमें क्या करना है, एक में 5 घटाया, आपने कहा बिल्कुल घटा दिया। एक में क्या किया आपने, यहाँ पर 6 जोड़ा तो +6, ठीक है। तो ओवरऑल मामला क्या हो गया, 5:12 का हो गया। तो यहाँ पे ये बेसिक अप्रोच काम करती है, वो जो दूसरा वाला मेथड था ना वो काम नहीं करेगा यहाँ पे, जिसमें आप डायरेक्ट वैल्यू देख रहे थे। मल्टीप्लाई कर लो, आपको कि 24x हो जाएगा, ये आपके पास 12×5 = 60 हो जाएगा, ये आपके पास 15x हो जाएगा, ये +30 हो जाएगा। माइनस किया आपने, ये आपके पास 9x आ जाएगा। क्लियर। इधर ये वैल्यू जाके ऐड होगी, आपके पास कितना हो जाएगा 90, x की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई है यहाँ पे कितना 10। x की वैल्यू जैसे ही 10 निकल के आई, अब क्या बोला है कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए, तो पहले संख्या निकालनी पड़ेगी। तो संख्या क्या हो जाएंगी आपके पास 20 और 30, संख्या आ गई है 20 एंड 30। ओके, प्रत्येक में 8 ऐड किया है, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा आपके पास 38, नो प्रॉब्लम। देन आपको क्या करना है, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, ये 14, ये हो जाएगा 19, ये रेशियो हो जाएगा सिंपल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक पेड़ पर कुछ तोते हैं और कुछ कबूतर हैं जिनका रेशियो आपको दिया हुआ है 7:9 का, ठीक है। आगे बोला है 1 घंटे बाद में 8 तोते उड़ जाते हैं, और आगे क्या बोला है कि 6 कबूतर और 10 गौरैया हैं जो आकर उस पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का जो अनुपात है वो 1:4 का हो जाता है। तो पेड़ पर तोते और गौरैयों का अनुपात आपको फाइंड आउट करना है। तो समझिए यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और कैसे आपको सवालों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे बताइए एक चीज़ कि यहाँ पर पहले बात हो रही है वो तोते के बारे में हो रही है और कबूतर के बारे में हो रही है, आपको कि बिल्कुल। तो ये 7x माना मैंने इसको, और ये 9x हो जाएगा। अब इसमें हुआ क्या कि 8 तोते उड़ गए, तो 8 माइनस कर दो। आगे क्या बोला कि 6 कबूतर आ गए, और आ गए मतलब बैठ गए उस पर आके, तो 6 इसमें जोड़ा। अभी कबूतर और तोते का रेशियो क्या हो गया, आपको 1:4 का हो गया। इतनी बात क्लियर। तो सॉल्व करोगे, 4 7 28 हो जाएगा, और ये 4 8 32 हो जाएगा 32। एंड इसको सॉल्व किया 9x + 6, माइनस किया आपने इसमें से, तो ये ओवरऑल आपके पास 19 बनना चाहिए, ठीक है। 19x, ये 38, तो x की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है वो 2। 2 का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास स्टार्टिंग में मामला था वो 14 और कितना था 18 का था। तो आपने देखा स्टार्टिंग में x की वैल्यू 14 हो जाएगी ये, और ये आपके पास हो जाएगा 9 दूनी 18। ये संख्याएं थी, स्टार्टिंग में तोते थे इतने, कबूतर थे इतने। क्लियर। तो अब मामला क्या है कि अब पेड़ पर कितने तोते और गौरैया हैं ये आपको बताना है। तो इस चीज़ देखिए यहाँ पे तोतों के बारे में बात चल रही है, तो अब मुझे एक चीज़ बताइए कि 8 तोते उड़ जाते हैं, तो अभी कितने बचे इसमें से, आप मुझे बताओ। आपको कोई 8 इसमें से उड़ गए तो 6 बच गए ना, बिल्कुल 6 तो ये बच गए। लेकिन अब दूसरा जो रेशो पूछा गौरैया से पूछा है, गौरैया के बारे में तो बात नहीं की है, वो तो केवल आके ही बैठी है पेड़ पर। तो कितनी है, आपको 10 है, तो ये 10 हो जाएगा। तो 6 और 10 का रेशियो बताना है, आप बताइए क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला है, ए जो संयुक्त रूप से है वेरीज विद बी एंड सी। तो ये डिपेंड कर रहा है किस किस पे, बी और सी पे प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आगे बोला है कि वैल्यूज दे रखी है, b = 3, c = 2, तो a = 6 हो जाता है, एंड b = 5, c = 7 हो तो a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए ऐसे सवालों में आपको करना क्या रहता है, पहले वो रिलेशन देखिए आपको क्या बोल रहा है। आपको बोला है कि a है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, b के, और a है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है c के। तो इसको ऐसे कंबाइन करके आप लिख लो, कैसे, a है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b × c के, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप इसको कंबाइन। जैसे कभी कभी सवाल में ऐसे बोल सकता है कि a प्रोपोर्शनल है b के और a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है c के, और a 1/c। तो इसको फिर कंबाइन कैसे करोगे, इसको कंबाइन कर लेंगे इजीली, क्या हो जाएगा, a प्रोपोर्शनल हो जाएगा b/c के। क्लियर है ये बात, ये बातें चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही है ना आपको। अगर एक और वैल्यू दे रखी हो, a प्रोपोर्शनल है आपके पास d के, तो फिर क्या हो जाएगा, a प्रोपोर्शनल हो जाएगा b/c × d, ये हो जाएगी चीज़ें।
तो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, जो इन्वर्स नियल है वो डिवाइड में हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी एंड सी। अभी देखिए मैं आपको सभी चीज़ें बिल्कुल करके बता रहा हूँ, बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चन को आगे बढ़ोगे फिर सॉर्ट करने लग जाओगे। इसमें चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ें हैं वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल आपको समझाने की दृष्टि से मैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही प्रोपोर्शनल हटता है, प्रोपोर्शनल का सिंपल सा मतलब यही होता है कि यदि बी बढ़ेगा सी बढ़ेगा तो ए भी डेफिनेटली आपका बढ़ने वाला है। तो ये प्रोपोर्शनल का साइन जैसे ही हटाते हो आप तो कोई कांस्टेंट लगाना रहता है आपके पास। तो कांस्टेंट क्या लगाओगे, ए इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे बी और सी की जगह कोई भी कांस्टेंट लिख लो आप। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप क्या, के इंटू बी सी, ठीक है, के बी सी। तो ये के एक कांस्टेंट आ गया। तो सबसे पहले ये के निकालना पड़ेगा, के हमेशा सेम रहेगा। जब बी और सी की वैल्यू कुछ भी वेरी होगी तो ये ए बदल जाएगा उस हिसाब से, लेकिन के हमेशा कांस्टेंट आपका रहेगा क्योंकि प्रोपोर्शनल को हटाकर हमने के लगाया है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे के की वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसके लिए पहला रिलेशन आपको दिया होगा सवाल में। तो पहला रिलेशन ये दे रखा है जैसे कि यहाँ पे ए इज इक्वल टू 6 रखना है, बी इज इक्वल टू 3 रखना है और सी इज इक्वल टू 2 रखना है। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास निकाल के, अब मुझे बताइए के इज इक्वल टू 1 आ गया कि नहीं आ गया। आप कहोगे हाँ, के इज इक्वल टू जैसे ही 1 आया तो आपके पास ये रिलेशन बन गया। वो क्या बन गया, ए इज इक्वल टू बी सी। तो ये आपको निकालना रहता है ओवरऑल। अगर के की वैल्यू कुछ आती जैसे 2/3 आती तो इसको क्या लिख देते 2/3 बी सी, लेकिन 2/3 नहीं आई है तो यहाँ पे के की वैल्यू जो आई है 1 आई है। तो ये क्या हो जाएगा के ए इज इक्वल टू बी सी। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, सब कुछ सही चल रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब डायरेक्ट लिखो। अब जो सवाल में दे रखा है वो बोलो। आपको बी की वैल्यू 5 दे रखी है, आप बी की जगह 5 रखो। सी की वैल्यू 7 दे रखी है, 7 रखो। तो ए की वैल्यू निकल जाएगी क्या, आपको बिल्कुल कितनी आ जाएगी 35। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई आपको ये। एक और सवाल ले लें इसका, फिर और अच्छे से और चीज़ें क्लियर होंगी। अब मुझे बताइए कि एम है वो एन के व्युत्क्रमानुपाती है। आ गया ना वही चीज़, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप क्या लिखोगे, एम है वो डायरेक्टली नहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। तो ए की वैल्यू है तो डायरेक्ट एक का ही लिख दिया। प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे। तो एम इज इक्वल टू के कोई कांस्टेंट है, के बाई एन। इतनी बात समझ में आई आपको। अब इसमें क्या करोगे, ये पहले के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहला एक रिलेशन दे रखा होगा उसको रखो। आपने एम की जगह 20 रखा और के की जगह तो के रखना ही है, एन की जगह क्या रख लो 70। तो के की वैल्यू कितनी आ गई है आप मुझे बताइए। आपको कि के की वैल्यू आ गई है वो 1400 आ गई है, आपने निकाल ली है। तो ये इक्वेशन है वो बन के आ गई है, एम इज इक्वल टू 1400/n। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ये वैल्यू आपने यहाँ पे लिख ली, m इज इक्वल टू 1400/n। अब आपको निकालना क्या है, आपको m की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू 50 रखनी है तो रख दो इसमें 50। अगर इसकी वैल्यू 50 होगी तो यहाँ पे 50 जैसे ही रखोगे, ये इससे काटा आपने, ये कितने टाइम्स है इसका 28 टाइम्स। तो ये 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एम की वैल्यू आ जाएगी। ये बात आपको समझ में आई कैसे किया। सबसे पहले वो कांस्टेंट जो होता है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्लियर। 10वें सवाल की ओर आगे बढ़े। देखिए कैसे करना है। ये सवाल आपसे सिक्के वाले सवाल, ठीक है, जिसमें बोलता है कि इतने पैसे के इतने सिक्के हैं, तो वो आपको निकालना रहता है। 2-3 तरीके से पूछा जाता है, दोनों तरीके 3-4 तरीके जो है वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन है तो समझिए। और ये अभी सीजीएल में भी पूछा गया था हाल ही में, तो ये बार बार रिपीट होते रहते हैं ऐसे सवाल। ये कुछ फिक्स ही कंसेप्ट हैं जो आपके पास रिपीट होते रहते हैं। समझिए, हृदय है जो अपना गुल्लक खोता है, तो इसमें क्या हुआ, खोलता नहीं है, मतलब खोता का मतलब नहीं है, खोलता है, ओपन करता है। ओपन हर पिग्गी बैंक, ये हृदय है। नाम कुछ भी रख लो, कोई फ़र्क नहीं है, आपको काम पे फोकस करना है, क्या सवाल दे रहा है। उसने बोला है कि क्या बोला है कि रुपीज़ 1 रुपये के, 2 रुपये के और 10 रुपये के हैं, और इन द रेशियो ऑफ इसमें। तो ये जो सिक्के हैं ना आपके पास, 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के, सॉरी 1 के, 2 के, 5 के और 10 के, इनका रेशियो दे दिया कि ये सिक्के इस अनुपात में हैं, ठीक है। और टोटल 72 कॉइन्स है, ये भी बोल दिया है आपको। तो आपसे बोला है कि कितना पैसा है उसके पास, ठीक है, कितना धन होगा उसके पास उसके पिग्गी बैंक में, उसके गुल्लक में।
तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये जो रेशो दे रखा है 10, 5, 2 और 1 का, ये एक्चुअल में उनके सिक्कों का रेशो है। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है? आपको कि 72। 72 कितने यूनिट की वैल्यू? आपको कि 10, 5, 15, 2, 17 और 1, 18, 18 यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे 4, तो एक की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 40, ये आपके पास 5 चौके 20, ये आपके पास कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और ये 4, सबको जोड़ो आपके पास 72 आ जाएगा। तो आपने ये किया क्या है? इनकी एक्चुअल संख्या निकाल ली है। इसके बाद में आपका मामला क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या करना है। आपसे पूछा है कि सिक्कों के रूप में कितनी राशि है। अब मुझे बताइए कि ये 40 सिक्के कितने रुपए के हैं? आपको 1 रुपये के, तो कितने पैसे हो जाएंगे? 40 इंटू 1, 40 रुपये। 2 रुपये के हैं 20 सिक्के, तो 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, 40 रुपये, ये भी 40 रुपये हो गए। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं आपके पास? आपको 8 सिक्के हैं, तो 8 पंजे 40, तो 40 ये भी हो जाएगा। इसके बाद में 10 रुपये के कितने सिक्के हैं? आपको हो गए इसके 4 सिक्के हैं, तो 10 चौके 40, सबके 40-40 रुपये हो गए। तो टोटल मिला के मामला कितना बन गया है? 160 रुपये का हो गया। ठीक है, तो 160 रुपये हैं उसके गुल्लक में। ऐसे इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। क्लियर ये बात? आगे बढ़ें इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्या मामला है इसमें। अतुल है जो 20 रुपये का क्रय वाला एक ब्रेड खरीदता है। ठीक है, उसने ब्रेड खरीद लिया 20 रुपये का। दुकानदार को उसने क्या किया? फिर 100 रुपये का नोट थमा दिया, ये लो पकड़ो 100 रुपये का नोट। अब क्या हुआ कि दुकानदार ने 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन को वापस करता है। तो इन सिक्कों का जो अनुपात है वो इस रेशो में है। तो दुकानदार उसे 5 रुपये के कितने सिक्के देता है? सवाल समझ में आ गया ना आपको? देखो एक्चुअल में उसको 100 रुपये लेके गया था घर से, 20 रुपये का उसने सामान ले लिया और 100 रुपये उसको दे दिए। अब उसको वापस कितने रुपए लौटाएगा? आपको 80 रुपये लौटाएगा। तो टोटल धनराशि कितनी की है? आपको 80 रुपये की है। ठीक है, ये स्टार्टिंग की लाइन देकर केवल एक लाइन बढ़ाइए, बाकी सवाल में कुछ था ही नहीं। ये 80 रुपये का उसका टोटल मामला है। इसको बांटना है आगे, आपको बांटना है किस रेशो में? आपको 2 रुपये में, 5 रुपये में और 10 रुपये के सिक्के में बांटना है। इनकी संख्या कितनी है आप मुझे बताइए। आपको कि 5, 4 और 1 के अनुपात में है ये सिक्के। तो इस अनुपात में सिक्के हैं, तो इस अनुपात में पैसा कितना होगा? ये मैं चेक कर लूँ क्या? आपको कि बिल्कुल चेक कर लो। तो ये इस अनुपात में सिक्के हैं, तो 2 रुपये के 5 सिक्के, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 रुपये। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये 5 का अनुपात है ना, 5 चौके 20 आ जाएगा। और इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 1 को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बेसिकली वैल्यू कितनी आ जाएगी आप मुझे बताइए। आपको ये 10 आ जाएगा। ये बेसिकली आप ऐसा किया करो, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हो तो आगे से नहीं होगे, इसको x मान लिया करो। ठीक है, आपने क्या किया कि ये बोल दिया कि ये इतने इतने x सिक्के हैं, 5x सिक्के हैं, इसके 4x हैं, इसके x हैं। तो आपने इसको जैसे ही मल्टीप्लाई किया इतने से, 2 रुपये से इससे मल्टीप्लाई किया, ये 10 बन गया, तो 10x बन गया बेसिकली। ये आपके पास 20x बन गया और ये आपके पास 10x बन गया। ये बेसिकली बना क्या है ये मुझे बताओगे आप? ये बेसिकली धनराशि बन गई है कि इतने की धनराशि होगी। तो इन सबको टोटल करो आप, 80 रुपये के इक्वल हो जाएगा ये। तो इन सबको टोटल किया आपने, तो ये बेसिकली हो क्या जाएगा आप मुझे बताइए। आपने ऐड किया 20 और 10 30 और 10 40, 40 x की वैल्यू है वो 80 रुपये के इक्वल हो जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है वो 2 आ रही है। तो 2 यहाँ पे सीधा सीधा रख दो और आपसे जो पूछा वो निकल जाएगा। 2 यहाँ पे रखा था, इसके कितने सिक्के आ जाएंगे? 10 सिक्के, इसके 8 सिक्के, इसके 2 सिक्के। आपसे पूछा है 5 रुपये वाले, 5 रुपये वाले सिक्के कितने हैं? 8, तो 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस सवाल को डील करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इसको सवाल को पहले आपको खुद को ट्राई ज़रूर करना, वीडियो को पॉज कीजिए आप और पहले इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि 2 सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ये सवाल आपसे ईजिली हो जाएगा। इस सवाल को वैसे मैं करा दे रहा हूँ आपको। एक बैग है जो कंटेन करता है कॉइन्स आपके पास 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के, इस अनुपात में। टोटल जो वैल्यू है 432 है। तो आपको नंबर्स बताने हैं कितने कॉइन्स होंगे 2 रुपये के। सवाल में थोड़ा सा करेक्शन कीजिए हिंदी मीडियम में। 1:5:8 नहीं है ये, इसको सॉल्व थोड़ा सा करेक्ट कीजिए। 4:5:8 है। ठीक है,
तो मुझे बताइए ये रेशियो है तो ये संख्या क्या हो जाएगी। मैंने मान लिया 4x, ये 5x, ये 8x। 1 रुपये का ये सिक्का है तो आप कहोगे 4x रुपये हो जाएंगे। 5 रुपये के सिक्के 2 रुपये के सिक्के हैं तो ये 10x हो जाएगा। ये 5 रुपये के सिक्के हैं तो ये आपके पास 40x हो जाएगा। सबको जोड़ो, आपने जोड़ा, ये 50 और ये 54, 54x। ये आपके पास 432 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि इतना ही तो पैसा है। अब ये इसका 8 गुना है, इसको गौर से देखो। 8 चौके 32, 8 पंजे 40। ये इसका 8 टाइम्स है तो x की वैल्यू 8 निकल के आ रही है। यहाँ पे निकल के आ गई 8। तो आपको निकालने 2 रुपये के सिक्के कितने हैं। आपको कि ये है 5x, तो 5, 8, 40, 40 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़े। क्या बोला है सवाल में, बोला है कि वैल्यू है एक स्टोन की प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, इसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। एक स्टोन है जो आपके पास 1,20,000 रुपये का, जो टूट गया है 2 पीसेज में, 2:3 में। टोटल प्राइस है वो उसका जो है स्मॉल दो छोटे छोटे से टुकड़े बन गए उनका, वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ये इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं, वो कैसे करोगे। ऐसा सवाल आपके प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और अभी हाल ही में भी पूछा गया आपसे सवाल एग्जाम जो हुआ है आपका उसमें। तो जैसा सवाल बोल रहा है वैसा करो आप। पहले आपसे बोला है कि उसका जो पत्थर की वैल्यू है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, उसके आपके बार के वेट के इक्वल है, प्रोपोर्शनल है। तो आपने P लिख लिया वैल्यू, प्राइस लिख लिया, V लिख लो, कुछ भी लिख लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपने P मान लिया। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा W के, नहीं W के स्क्वायर के, वेट के स्क्वायर के। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखिए कि यहाँ पे जो रेशियो ना, इसको थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा आपको। आपको दे रखा है 2:3 का। आपको मैंने बोल दिया कि 2:3 है, तो इसको मैंने कहा इसको एक्चुअल में 2 kg और 3 kg ही मान लो आप। ठीक है, क्योंकि रेशियो है, रेशियो पे काम कर लो कैसे भी। इसको चाहे आप 4 kg और 6 kg मान लो, चाहे इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू मान सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आपने तो एक सबसे छोटी से छोटी वैल्यू मान लो इसको। आपने बोल दिया कि ये 2 kg और 3 kg का पत्थर में टूट गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितना रहा होगा आपको, कि ये स्टार्टिंग में 5 kg रहा होगा। तो इसका प्राइस आप मुझे बता सकते हो स्टार्टिंग में कितना रहा होगा। ठीक है, ये कोई कांस्टेंट लगा सकते हो इसमें आप। ठीक है, लगाना चाहो तो के कोई कांस्टेंट लगा के। तो आप स्टार्टिंग में एक चीज़ मैं आपसे पूछूं, तो आप स्टार्टिंग में इसका P0 लिख लो। ठीक है, P स्टार्टिंग लिख लो या P0 लिख लो। तो ये वैल्यू क्या है आपको हो गई, ये P0 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितने के, 5 के स्क्वायर के, 25 के। ठीक है, ये स्टार्टिंग की वैल्यू आ गई आपके पास। इतनी बात आपको क्लियर। तो ये हो गया आपका चीज़ें स्टार्टिंग की। देखिए आप जब कंसेप्ट समझ जाओगे जब, तो आप के लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, फिर तो आप डायरेक्ट ही करोगे। लेकिन अभी मैं आपको बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। तो आप क्या करो, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, के लगा सकते हो कोई भी कांस्टेंट। तो यहाँ पे के जैसे इसको हटाया मैंने, तो ये इसको लिख दिया 25 के। आपको कि इतनी बात क्लियर है। दूसरा क्या हुआ है मामला कि ये 2 पार्ट में टूट गया है, तो वो 2 पार्ट में P1 और P2 लिख देता हूँ उनका। तो उनका वेट क्या आ जाएगा आप मुझे बताइए। के तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ही, तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कीजिए 4, तो ये आ जाएगा 4 के। और अगले वाली वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास 9 के आ जाएगी। ये 4 के और 9 के कैसे आए, ये तो समझ में आ गया ना आपको, क्योंकि ये 2 kg माना था, ये 3 kg माना था, तो इसका स्क्वायर के इक्वल ही करना है। ये बातें क्लियर हैं आपको। अब देखिए क्या मामला हुआ है यहाँ पर, कि ये जो वैल्यू है 25 के और ये आपके पास टोटल आ रही है 13 के। ठीक है, 13 के। तो आपको जो चीज़ें दे रखी हैं, अब सवाल पे चलो। आप सवाल पे जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है, सवाल में ये वैल्यू दे रखी है 1,20,000। ये वैल्यू कितनी की है आप मुझे बताइए। आप कहोगे ये जो वैल्यू है ये तो आपके पास 25 के की वैल्यू है, आपको निकालना है छोटे पत्थरों का कुल मूल्य। तो कितना है वो आप कहोगे 13 के है, तो वो 13 के निकालना है, बस इतना सा काम था। तो के से तो के वैसे भी कट जाना है, आप गौर कर पा रहे होगे। तो जो वैल्यू है ना, वो जो आप यहाँ पे के लिख रहे थे वो वैसे भी कट जाती है वैल्यू, लेकिन आपको ये धीरे धीरे समझ में आती है। क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट बता देता कि प्रोपोर्शनल को हटा के डायरेक्ट 25 कर देता, तो आप कहते हैं कि ये क्या कर दिया आपने, तो इसलिए मैंने के बता दिया था। लेकिन आगे से आप समझ जाओगे के है जो आगे हट भी जाना है,
तो वो आप डायरेक्ट उसको हटा भी दोगे, ठीक है। बाकी के लगाने से कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, तो के लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो काटोगे इसको, तो आपने काटा तो कितनी बार जाएगा, देखो 25 चौके 100, ठीक है। आपके पास 20 बचेगा, 25 अंठे 200, तो 48 बन रहा है। तो जीरो की परवाह नहीं करनी है, आपको मल्टीप्लाई करना है 13 से। आपको कि ठीक है मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 अंठे 104, आपके पास 10 बनेगा, और 13 चौके 52, और 10 कितना हो जाएगा 62। तो 624 और 00, 62,400 आपका बाद का मूल्य हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है आपको यहाँ पे, क्या आप कहोगे क्या, देखिए पहले मूल्य था इसका 1,20,000, अभी मूल्य कितना हो गया है 62,400। तो कभी कभी आपसे क्या होता है कि ये भी पूछ लेता है कि कितने रुपए की हानि हुई, तो ऐसा भी पूछ लेता है सवाल में, तो भी आपके पास ऐसा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। और आगे पूछ भी सकता है आपसे, तो आप बता दोगे सीधा कैसे, देखो दोनों को माइनस कर दोगे, सिंपल वही हानि हो जाएगी, क्योंकि पहले मूल्य ज़्यादा था तो ये बाद में मूल्य कम हो गया, तो छोटे छोटे पीसों में टूटने से, तो फिर क्या हो जाएगा, उसका मूल्य कम हो गया। तो सीधी सी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो डिफरेंस है इनका वही आपके पास क्या हो जाएगा, हानि, या आप इसको बोलोगे लॉस, ठीक है। तो यही लॉस की वैल्यू हो जाएगी। तो ये सिंपल उसी तरीके से है कि मान लो आपके पास कोई एक बड़ा सा हीरा था, ठीक है, उसका मूल्य हमेशा ज़्यादा रहता है हीरे का, लेकिन अगर ये किसी वजह से टूट जाए हीरा, वैसे हीरा टूटता नहीं है, वैसे उसका हीरा इसी की उसकी खूबी यही होती है कि वो इसलिए महंगा होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत आपका कठोर होता है, वो हीरा जो होता है चमकदार भी होता है, उस तरीके से बना होता है। तो अगर मान लीजिए जैसे हीरा ये टूट जाता है, तो छोटे छोटे पीसों में टूट गया, तो ये छोटे छोटे पीसों में टूट गया, तो इसकी कीमत कम हो जाती है जो इसके कंपैरिजन में बड़े वाले की। तो वो आपसे ऐसे पूछ लेता है सवाल में, तो इन सब का जोड़ोगे तो वो कम आएगा, ठीक है, और आपके पास इसके यहाँ पे इस वैल्यू से, तो उस हिसाब से ऐसे सवाल बना के आपसे पूछता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कैसे करना रहता है इन सवालों को। एक और सवाल ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या बोला है कि 48 ग्राम 48 के ग्राम का आपका कोई अर्ध कीमती रत्न है, ठीक है, कोई भी रत्न है, कोई हीरा है, कुछ भी मान लो आपको, जिसकी कीमत दे रखी है 2,30,400 रुपये। बात समझ रहे हो, बड़ी महंगी कीमत है इसकी। तो दो टुकड़ों में टूट गया, वजन का अनुपात आपके पास दे रखा है, जो कीमत है ना इसकी वो वजन के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है, वही चीज़ है जैसे सवाल पहले वाला था। तो इसकी हानि आपको निकालनी है, देखो वही चीज़ आ गई, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था आपका कि आपसे लॉस की वैल्यू पूछ सकता है। तो लॉस की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, अभी सीख के आए हो आप, तो वहाँ से निकाल लो, तो हो जाएगा ना सवाल। पहले आप ट्राई करोगे इसको, ठीक है, आपने पिछला सवाल अच्छे से समझा, ये वाला पहले वीडियो पॉज कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, मैं सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ इसके बाद में आपका। तो आप सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या लिखोगे आप कहोगे इसका वेट लिख लेते हैं, पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आप कहोगे वेट के स्क्वायर के। तो स्टार्टिंग का मामला पी नोट क्या हो जाएगा के, डब्लू का स्क्वायर कितना है, स्टार्टिंग का कितना हो जाएगा 12 मान लीजिए, ठीक है, ये 5 और 7 था, टोटल आपने स्टार्टिंग का मान लिया 12 kg था, तो 12 का स्क्वायर किया आपने क्या 144, ये स्टार्टिंग का हो गया। P1 पहले भाग में टूट गया, तो 5 kg में, तो स्क्वायर किया 25, तो ये 25 के हो जाएगा। दूसरे का क्या आ जाएगा P2, ये आपके पास 7 का स्क्वायर किया 49 के। तो आप कहोगे इतनी बात क्लियर हुई। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का टोटल करोगे, देखो कम आएगा हमेशा उस वाली वैल्यू से, तो आपने दोनों का टोटल किया, ये कितना बना 9 5 14, और आपके पास 4 और 2 6 और 1 7 74। आप कहोगे पहले मामला इतना था 144 के, अभी 74 के ही रह गया है मामला, बस इतना सा रह गया है, तो कैसे करोगे। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, ये वैल्यू जो दे रखी है उसको इक्वल कर दो आप कहोगे ये 2,3,0,4,00, ये जो वैल्यू है ये कितनी यूनिट की है, आप कहोगे 144 यूनिट की है। आपको निकालना क्या, लॉस की वैल्यू निकालनी है। तो कितने का लॉस हो गया आप मुझे बताइए, आप कहोगे पहले 144 के था, अभी 74 के रह गया, तो लॉस बताइए, आपने माइनस किया इसको, तो ये आपके पास 0, 14 में से 7 जाएगा, आप मुझे बताइए कितना बनेगा आपके पास, आप कहोगे 70, तो इतने का लॉस हो गया 70 का। तो सॉल्व करना है इसको सीधा सा, तो क्या करोगे आप, डिवाइड कर लेते हैं, 12 से किया इसको, 12 से किया, 12 एकम 12, आपके पास 11 बच रहा है, 12 9 108, ठीक है, 12 अंठे 96, 12 9 108,
2 बनेगा, 12 दूना 24। ये आपके पास वैल्यू जो बन रही है 192 बन रहा है। ओके, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए, यहाँ तक चीज़ें सही चल रही हैं। दोबारा 12 से कट जाएगा, ये कोशिश कीजिए। 12 एकम 12, 7 बनेगा, 12 6 72, ठीक है, 16 बार। तो 16 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 16 संते 112, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो 1,12,000 रुपये का उसका लॉस हो गया, ऐसा टूटने की वजह से उसका केवल मात्र। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को आपको सॉल्व करना है। आगे से कैसे भी सवाल आ जाए आप इजीली बना लोगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यूज दे रखी थी आपके पास वजन के वर्ग के समानुपाती दे रखी थी। सवाल में कभी कभी ऐसा भी बोल सकता है कि वजन के क्यूब के समानुपाती है। ठीक है, क्यूब कर दे आपसे, तब भी आपको घबराना नहीं है, सवाल बिल्कुल वो ऐसा ही होगा जैसा अभी हो रहा था। तो अभी भी चीज़ें क्या हो जाएगी, ये 5 था, ये 7 था, दोनों का टोटल किया 12, तो ये 12 का क्यूब हो जाएगा। कितना होता है 12 का क्यूब? 1728 होता है क्या? तो ये 1728, और अभी इंडिविजुअल का क्यूब करोगे, 5 का किया 125 और 7 का किया 343, दोनों का जोड़ोगे तो फिर ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा भी सवाल आपसे पूछा गया प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो कुछ भी पूछ ले आपसे, घबराना नहीं है। ठीक है, कैसे भी पूछ ले हमेशा कर लोगे आप इजीली। पावर 4 पूछे, पावर 3 पूछे, स्क्वायर पूछे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछे, कैसे भी पूछे। ठीक है, आगे बढ़े इसके बाद में सवाल में क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सवाल में बोला है कि एक परिवार का गेहूं, सब्जियों और तेल का जो व्यय है वो आपके पास 12, 8 और 5 अनुपात में है। इन वस्तुओं पे मूल्य में क्रम से इतने % की वृद्धि होती है, परिवार के व्यय में कितने % की वृद्धि हुई। तो देखिए जब परसेंटेज की बात आती है आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि 100 तो दिखना चाहिए हमें, तो आपको दिखना चाहिए। तो आप क्या किया, इसको 1200 बनाया, इसको 800 बनाया, इसको 500 बनाया। अब तो चीज़ें आपको भी चीज़ें धीरे धीरे आप रिलेट कर पा रहे होगे। ठीक है, कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं चीज़ों को, ऐसे ऐसे आसान हो जाती है। तो बहुत सारे तरीके, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना प्रीवियस ईयर के, जो सॉल्यूशन और ये क्लासेस रेगुलर आपकी चली रही है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड CISI हो चुका है, और एज का आपका एवरेज हो चुका है, बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं आपके। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं अभी चीज़ें। ठीक है, किस तरीके से अप्रोच करना रहता है क्वेश्चन को। तो आपको क्या बोला है कि इसमें इतने % की वृद्धि करनी है आपको। ठीक है, वृद्धि कर दो 50%, इसका 50% कितना हो जाएगा आपको? 600। वृद्धि की है तो आपको ये 1800 हो जाएगा। इसमें 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 इसका मतलब 200, 200 का मतलब 1000 हो जाएगा ये। आगे देखिए 40% का मतलब 200, 200 का मतलब कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। अभी क्या बोला है कि इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने % की वृद्धि हुई है। आप क्या करोगे, आप कहोगे इन सबका जोड़ लेते हैं, तो 18 और 7 25, 25 और आपके पास कितना ये हो जाएगा आपके पास 10, 25 और 10 35, 35। तो ये 3500 रुपये हो गया है अभी खर्चा। ठीक है, पहले कितना था आप कहोगे? पहले 8 5 13, 13 और 12 कितना? 25, 2500 ही था मात्र पहले, अभी 3500 हो गया है। समझ रहे हो कितना बढ़ गया? आप कहोगे पूरा पूरा 1000 रुपये बढ़ गया है। 1000 रुपये बढ़ गया है, कितने पर बढ़ गया है आप मुझे बताइए? आप कहोगे 2500 पर बढ़ गया है ये पूरा पूरा। तो रेशो निकालना है, तो परसेंटेज में बदला, 2 0 से 2 0, 25 से काटा आपने इसको, कितना आएगा? 25 चौके 100 और ये आपके पास 40, तो 40% इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हुआ। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़े। तो बोला है सवाल में किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 3 सेक्शन है, छात्रों की संख्या का अनुपात इस रेशो में 3, 5 और 8 के रेशो में। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बोला है सवाल में कि तीनों सेक्शन में क्रमशः 15, 30 एंड 15 के अधिक छात्र दाखिल होते हैं, तो नया अनुपात ये बन जाता है। तो नए दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या थी? देखो थोड़ा समझना है चीज़ों को यहाँ पे। क्या सवाल तो सॉल्व हो जाएगा, सवाल में कुछ है नहीं यहाँ पे, सवाल तो देखते ही आपके पास बन जाएगा, आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन ये कंसेप्ट समझना है। 3 रेशो अगर दे रखे हो तो फिर कैसे डील करोगे उसको? अगर इस तरीके से चीज़ें बोल, आप 2 का तो पढ़ के आ रहे थे, तो देखो कैच नहीं करना। ऐसे में क्या करना रहता है, सिंपल सा वही चीज़ है जो आप बढ़ रही होती है, सेम वही चीज़ें बढ़ रही होती हैं, तो किसी भी 2 को लेकर आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे इन 2 को ले लो, इन 2 को ले लो, तो यहाँ पे जो वैल्यू इंक्रीमेंट आएगी वही आपके पास ओवरऑल यहाँ पे इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो सीधी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो।
इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। इन दो को वैल्यू लेकर आप सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे करोगे, देखो पहले आपने मान लिया इसको 3x और ये हो जाएगा 5x। आपको बोला है कि इसमें 15 का इंक्रीमेंट है, इसमें आपको बोला है कि 30 का इंक्रीमेंट है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपको कि 4:7 में हो गई है। आपको कि इनको हमको नहीं के लेके नहीं करना, हमको तो लास्ट वाली दो को लेके करना है। इन दो को लेके कर लो, ठीक है, तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। 7 से मल्टीप्लाई किया आपने कहा ये 21x और इसको किया 15 संते 105, मल्टीप्लाई किया अगेन ये आपके पास 20x और इससे किया आपके पास आपको होगी 120। ये आपके पास x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है, आप मुझे बताइए क्या ये आपके पास 15 निकल के आ गई क्या। जैसे 15 निकल के आई x की वैल्यू, तो आपको बोला कि नए दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या, तो x की वैल्यू 15 है तो 15 निकाला क्या था, बेसिकली 15 इसका मल्टीप्लाई फैक्टर था। तो 15 3x 5x और 8x था ना, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो या फिर डायरेक्ट जोड़ दो सबको, 8 5 13 3 आपको कि 16, तो 16 इंटू 15, तो ये कितना हो जाएगा 15 15 225 और 15 240, तो 240 इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 240 आपका आंसर हो जाएगा। आपको भी ये वाला एक तरीका हो गया। दूसरा क्या है कि इस सवाल में देखो एक खास बात दे रखी है जो समझने की, वो क्या है, देखो 4 7 और ये 9, इसको देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू बढ़ी है, आपको 1 यूनिट, यहाँ पे बताओ आपको यहाँ पे 2 यूनिट, यहाँ पे बताओ आपको 1 यूनिट, आपको बराबर नहीं बढ़ा। लेकिन खास बात देखो सवाल की खूबसूरती, सवाल की खूबसूरती ये है कि इसमें जो वैल्यू है ना, देखो क्या दे रखी है 15 30 और 15, ये 15 दे रखा है, 2 यूनिट की वैल्यू 30 दे रखी है और 1 यूनिट की वैल्यू 15 दे रखी है। तो बात तो वही हो गई ना, ये बिल्कुल सेम ही सही चल रहा है। ये देखो 1 यूनिट बढ़ा है यहाँ पे, तो ये मामला हो रहा है। तो सीधी सीधी बात जो समझने की वो ये है कि 1 यूनिट की वैल्यू 15 हो गई है, 2 यूनिट की वैल्यू 30 हो रही है, अगर यहाँ पे 2 बढ़ा है तो यहाँ पे 30 भी बढ़ा है, ठीक है। तो ये सीधा वैल्यू यहाँ पर रिलेट हो पा रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 निकल के आ गई, 15 निकल के यहाँ पे डायरेक्ट निकल के आ गई। इसको हमने बेसिक से निकाल के सॉल्व किया था अभी थोड़ी देर पहले। अगर कभी कभी ऐसी सिमिलरिटी ना दिखे तो बेसिक तो अप्रोच पता ही है कि नहीं, दो को लेकर आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, वो मैंने अभी बता दिया। तो 15 जैसे ही आया फिर आप इसकी कंप्लीट वैल्यू निकाल सकते हो टोटल। तो 8 5 13 3 16, 15 इंटू 16 240, ठीक है। तो ये बातें चीज़ें समझ में आई। अगर अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे दे रखी होती है, आप सिमिलरिटी फाइंड आउट नहीं करवा रहे थे, तो फिर क्या करोगे, बेसिक किन्हीं दो को लेके सॉल्व कर लोगे, इस दो को लेकर कर लो या फिर इस दो को लेके कर लो, चीज़ें वहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी और आंसर वही आएगा जो यहाँ पे वैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई आपकी। आगे बढ़े क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। आपको बोला है कि 9,685 रुपये है, इसको 3 भागों में विभाजित करना है, बांटना है। पहले भाग का 1/4, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/6 बराबर है। तो पहला भाग निकालिए। देखिए इसमें आपको क्लास नंबर फर्स्ट बहुत काम आएगी। आपको याद करना होगा, देखो मैंने मान लिया 3 भाग x y और z है। पहले भाग का 1/4 आपको x/4, दूसरे भाग का 1/3 आपको y/3, तीसरे भाग का 1/6 आपको z मान लिया तीसरे को, z/6। तो ये बराबर है तो आपने बराबर कर दिया। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे x y और z का रेशियो क्या है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4:3:6 में, ठीक है। तो ये वही रेशियो है। क्यों लिखा है ये आप क्लास 1 याद करो, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बटे में जो वैल्यूज़ लिखी होती है वो डायरेक्ट रेशियो में आ जाती है। ये रेशियो हो गया। अब सवाल आपका वही हो गया, कौन सा हो गया, याद करो कि एक सिंपल सा है कि इस धन को आपको बांटना है 4:3:6 में, ठीक है। और तो आपको सबसे पहला भाग मतलब 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान सवाल हो गया ना आपकी दृष्टि में अभी फ़िलहाल। तो चीज़ें जो कॉम्प्लिकेट कर रही थी वो उसको ये कर रही थी कि ये क्या मामला है। अब ये चीज़ें आपको सॉर्ट आउट हो गई हैं, तो ये वैल्यू बन गई है। आपको हो गई 9685 है, वो कितने यूनिट की वैल्यू है, आपको हो गई 4 3 7 और 6 13 यूनिट की वैल्यू। निकालना क्या है, 4 यूनिट की वैल्यू। डिवाइड कर लो, 13 7 91 आपको हो गई, ठीक है, 7 बार गया। आपके पास वैल्यू क्या बन रही है, आपको हो गई 91, 5 बन रहा है। 13 चौके 52, 6 बन रहा है, 13 पंजे 65, आपको 745 आ गया। 4 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है, 745 अगेन 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा आप मुझे बताइए। अब क्योंकि 4 पंजे 20, 2 4 चौके 16, 2 18, 1 4 7 28 और 1 29, 2980। आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर है, ठीक है।
तो बात समझ में आई किस तरीके से सवाल को डील करना है, और ये आसानी से हो जाएगा आपका सवाल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ये वाला सवाल मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, और ये सवाल आप याद करोगे, आप चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हो सभी एस्पिरेंट, तो वो याद रिलेट कर पाओगे। ये सवाल मैं आपके पास एक पहले भी करा चुका हूँ, जब आपको मैंने सॉल्यूशन कराए थे सीजीएल मेंस के कंप्लीट सॉल्यूशन जो सीरीज चल रही थी, 3 फरवरी का जो सॉल्यूशन कराया था उसमें ये सवाल मैंने सॉल्व कराया था आपको, ठीक है। तो कैसे करना है, इसमें एक कंसेप्ट है जो समझना है आपको। तो देखिए, अगर कोई स्टूडेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्लास 10 लोगों की क्लास है, ठीक है। इसमें से आपके पास 5 लोग हैं, देखो 6 लोग हैं वो पास हो जाते हैं और 4 लोग हैं वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर, 6 लोग पास हो जाते हैं और 4 लोग हैं वो फेल हो जाते हैं। अब दूसरा केस क्या हुआ, इसमें से आगे आपसे एक चीज़ बोल दी कि ये मामला तो हो गया था, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि कॉपी दोबारा चेक की या फिर कुछ ऐसा हुआ कि रिज़ल्ट कुछ गड़बड़ हो गई, तो दोबारा रिजल्ट निकला, तो उसमें ये पाया गया कि एक स्टूडेंट कम फेल हुआ, ठीक है। फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या कम हो गई 1। तो अभी नया कंडीशन जो बनेगा ना, वो आप ऐसे नहीं कर सकते कि पास होने वाले 6 और एक स्टूडेंट कम हो गया फेल होने वालों में से, तो संख्या हो जाएगी 3। तो अभी देखो मामला अगर ऐसा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी देखो 6 और 3 9 ही हो रहा है ये आपके पास। तो वो एक जो कैंडिडेट था ना जो फेल नहीं हुआ, तो वो कहाँ चला गया। अब देखिए, अगर वो फेल नहीं हुआ तो वो पास हुआ होगा, ठीक है, तो वो इसमें जुड़ जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ओवरऑल यहाँ पे मामला हो जाएगा वो 7 का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है। तो जो यहाँ पे फेल नहीं होगा तो वो कहाँ आ जाएगा, वो इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा, तो ये इधर जुड़ जाएगा। अगर दूसरा मामला एक और मैं बोलूँ, ये 10 स्टूडेंट थे, इसमें से आपके पास एक स्टूडेंट क्या हो गया कि यहाँ पे 2 स्टूडेंट आपके पास जो फेल हो गए, ठीक है। 2 स्टूडेंट फेल और हो गए, 2 स्टूडेंट और फेल हो गए, तो यहाँ पे फेल होने वाले की संख्या 6 हो जाएगी। लेकिन ये क्या हो जाएगा, इसमें से भी कम करना है। तो ओवरऑल आपको समझ में आनी चाहिए क्या बात, कि अगर यहाँ पे जो ऐसे वाले केस में क्या देखना है आपको, टोटल हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, वो वेरी नहीं करना चाहिए। तो वो कांस्टेंट कैसे रहेगा, अगर यहाँ से कोई संख्या उठा रहे हो आप, इसमें संख्या बढ़ा रहे हो फेल होने वाले कैंडिडेट में, तो ये वाले पास होने वाले कैंडिडेट की संख्या में कमी करनी पड़ेगी। अगर पास होने वाले कैंडिडेट की संख्या में बढ़ोतरी कर रहे हो तो फेल होने वाले कैंडिडेट की संख्या में कमी करनी पड़ेगी। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है आपके पास, क्योंकि टोटल जो स्ट्रेंथ है वो क्लास की वो सेम रहने वाली है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये बात क्लियर होगी आपको। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर इस सवाल में कुछ भी नहीं है। सवाल को आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, समझिए कि एक एग्जामिनेशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, जो पास किए हैं वो फेल किए हैं उनका रेशियो दे दिया 25 और 4 का। आगे बोला है इफ़ 1 मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड, ऐसा हुआ कि एक स्टूडेंट और आया और उसके लिए बोला कि वो पास हो गया, अच्छी बात है, एक आ गया और वो पास हो गया। और नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट वाज 3 लेस देन अर्लियर, और फेल होने वाले स्टूडेंट थे ना उसमें से 3 की कमी आ गई, ठीक है। और आगे बोला है और अभी रेशियो बन गया 22:3। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनिशियली पास द एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल द एग्जामिनेशन, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे इस सवाल में, आप मुझे बताइए, आप कहोगे पहले रेशियो था 25 का और 4 का। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे इन चीज़ों को, कि आपको बोला है स्टार्टिंग में 25 और 4 का रेशियो है, 25 और ये 4 हो जाएगा, 25x मान लिया, ये 4x हो गया। अब यहाँ पे जो एक चीज़ बोली है वो क्या है कि एक छात्र है वो यहाँ पे क्या हुआ, एक और यहाँ पे उपस्थित हुआ, ये एक उपस्थित हुआ और पास हो गया, तो ऊपर वाले में जोड़ दिया, क्योंकि ये पास और फेल का ही मैं रेशियो यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आपने ऐड कर दिया। आगे क्या हुआ कि इसमें से एक चीज़ बोलिए कि अनुत्तीर्ण छात्रों में पहले की संख्या में 3 कम थी, यहाँ पे 3 की कमी हुई है, तो 3 ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक है। ये 3 ऊपर क्यों जोड़ा मैंने और नीचे से 3 क्यों घटाया, नीचे से 3 घटाया ये तो आपको समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे 3 की कमी हुई थी। ऊपर 3 क्यों जोड़ा, क्योंकि अभी मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि अगर 3 फेल नहीं हो रहे हैं तो वो 3 क्या होंगे, वो पास होंगे, क्योंकि क्लास की टोटल स्ट्रेंथ तो सेम रहने वाली है ना। तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो आप कहोगे ठीक है इतनी बात, और रेशियो हो गया आपके पास फाइनली ये 22:3 का। तो इतना रेशियो आपके पास ये बन गया है। इतना रेशियो जैसे बना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ये आपके पास बेसिकली 4 हो जाएगा। तो सॉल्व किया, 25 या 75 75x, एंड ये हो जाएगा आपके पास 12
और इसको मल्टीप्लाई किया आपका हो गए ये 88x एंड ये हो जाएगा आपके पास 66। सॉल्व करोगे आप इसको, आपको हो गए यहाँ से बन जाएगा आपके पास 13x और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 78। ठीक है, तो ये 13×6=78 कितना हो रहा है, 13×6=78, तो x की वैल्यू 6 निकल के आ रही है। तो स्टार्टिंग में जो मामला था वो कितना था आप मुझे बताइए। आप कहोगे स्टार्टिंग में मामला कितना हो जाएगा, ये 25x और 4 का रेशियो था ना, तो ये हो जाएगा और दोनों का आपको ऐड करना है और डिफरेंस बताना है, आपको डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 21x, x की वैल्यू तो आपने अभी निकाली थी 6 आई थी ना, तो 21×6 = 126, तो 126 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुई बातें, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। देखिए ये इस क्लास का लास्ट सवाल है, ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। आपको बोला है यहाँ पे कि 46,800 रुपये की एक राशि है जिसको डिवाइड किया जाता है ए बी सी डी में इस प्रकार कि ए और डी को संयुक्त हिस्से का और बी और सी के संयुक्त हिस्से से जो अनुपात है वो आपके पास 8:5 का है। तो इतना आप निकाल लोगे, यहाँ ए और डी का हिस्सा निकाल लोगे, बी और सी का हिस्सा निकाल लोगे। आगे इनमें रिलेशन दिया होगा आगे वैल्यूज निकालने के लिए। बोला है देखो बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात आपके पास ये दे दिया, तो यहाँ से आप बी और सी की वैल्यू निकाल लोगे। आगे बोला है कि ए है वो इतने रुपए मिलते हैं, तो बी का आप दूसरी वैल्यू निकाल लोगे। ए और बी के हिस्से का अंतर ये है, सी और डी के हिस्से का अंतर ये है, फिर उसके बाद में भी अंतर निकालना है। देखो चीज़ें बहुत चल रही हैं आगे, एक एक चीज़ निकालते हुए चलो, कन्फ्यूज़ नहीं होगे। तो आप कहोगे ठीक है पहले सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। ये जो वैल्यू दे रखी है ना आपके पास, आप मुझे बताइए क्या है मामला। आप कहोगे ए डी और बी सी को कंबाइन कर रखा है, ए प्लस डी को और बी प्लस सी को कंबाइन कर रखा है। ये टोटल इनका मामला है वो कितना है, ये आप कहोगे 8:5 का है। तो ये 4, 6, 8 और ये 00, ये कितने यूनिट की वैल्यू है, 13 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लो, तो 13 दूना 26, 13 × 3 = 39, ठीक है, और 13×6 = 78, 3600 आ गई है 1 यूनिट की वैल्यू। तो आप यहाँ से ये वाली वैल्यू निकाल लोगे 8 यूनिट की, ये निकाल लोगे, आप कहोगे बिल्कुल निकाल लेंगे। ये वाली वैल्यू आपने निकाली तो ये आपके पास आ रही है कितनी, 18,000, ये 18,000 आ गई। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी आप मुझे बताइए। आप कहोगे या तो इसमें से 46,800 में से माइनस कर लो या फिर वैसे निकाल लो, कैसे भी कर सकते हो। तो 8×6 = 48, ये आपके पास 4 और 8 × 3 = 24 और 28, 2, 2, 8, ये आपके पास 00। इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं इसको सॉल्व। और बी के हिस्से में और सी के हिस्से का अनुपात ये 5:4 का है। तो यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है ये टोटल 9 यूनिट है, 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 18,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सॉरी 9 यूनिट की वैल्यू 18,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000। तो यहाँ पे ओवरऑल इसको 5:4 में बांटना, तो सीधा सीधा अभी दिख भी रहा है आपको, इसको 10,000 और 8,000 में बांट देना है, ठीक है। बाकी बेसिक से करोगे वैसे भी आ जाएगा। तो ये मामला किस किस का है, ये बी का आ गया, ये सी का आ गया, बी और सी निकाल लिया आपने। आगे बोला है कि ए को 18,400 रुपये मिलते हैं, इसमें से 18,400 ए का निकाल दिया आपने, ए का आपने निकाल दिया 18,400, तो ये ए का आ गया। तो अब मुझे बताइए डी का कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दो ना, 18,000 में 28 में से 18 माइनस किया, आपको ये 10,400 बन जाएगा, ये आपके पास डी का। अब देखिए आपके पास पूरा ऑल ओवर डाटा आ चुका है। आपको निकालना क्या है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात, ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस किया आपने 18,800 में से ये माइनस किया, आपको गए 8400 रुपये, और ये एक्स की वैल्यू आ गई। सी और डी का डिफरेंस, सी और डी का डिफरेंस किया, आपको गई ये भी 2400 रुपये आ रहा है। अगेन आपको फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस फिर निकालिए, तो आपको हो गए 400 से, तो 400 गायब करो, 8 में से 2,000 माइनस करोगे तो 6,000, तो आपका ओवरऑल जो फाइनल आंसर आएगा वो 6,000 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई। देखो चीज़ें आसान है, बाकी चीज़ों को घुमा बहुत दिया है कि ये निकालो फिर डिफरेंस निकालो, फिर डिफरेंस निकालो, तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे ये चीज़ें होने वाली हैं। तो यहाँ पे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर कंप्लीट होता है। क्लासेज कैसी लग रही है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और पहली बार विजिट करो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेज के लिए। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर मिल ही रहा है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो क्वेश्चंस की। तो ये इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।